साथियों, कैसे आप सभी का मैं एक बार स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हो, आज बच्चे आपके लिए लेकर आया हूं मैं हिंदी की बहुत ही शानदार महा मैराथन क्लास। और ये जो मैराथन क्लास है वो आपकी ना 10 मिनट की ना 15 मिनट की। आप समय नहीं देखेंगे, प्रश्न देखेंगे। लगभग 200 प्रश्न हिंदी के आपको मैं कराने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं बच्चे, बिना किसी विलंब के यूपी पुलिस के लिए अंतिम प्रहार मानिए इसको, अंतिम रणनीति, अंतिम तैयारी मानिएगा। बहुत सारे शानदार प्रश्न हैं, हर सब्जेक्ट से प्रश्न हैं। आई थिंक मतलब हर अध्याय से, हर मैंने पाठ से प्रश्न उठाए, हिंदी के प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला ही प्रश्न बच्चे आपके सामने है, हिंदी का पहला समाचार पत्र। तो कमेंट करके बताओ प्यारे साथियों, आंसर क्या होगा। सभी को पता है हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है प्यारे साथियों वो उद्दंड मार्तंड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे साथियों। इसके संपादक की बात करता हूं तो इसके संपादक जो है वो पंडित जुगल किशोर शुक्ल माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग किसकी पंक्ति है। यह किसकी पंक्ति है तो मैं बता दूं कि ये रीति काल के प्रसिद्ध कवि घनानंद की पंक्ति है। तो आंसर क्या लगाएंगे सभी लोग, आंसर डी लगाएंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है प्रेम सागर किसकी रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है, मुंशी सदासुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, राम प्रसाद निरंजनी। तो मैं बता दूं कि इस प्रेम सागर ग्रंथ जो है वो लल्लू लाल जी का ग्रंथ है, रचित ग्रंथ है। लल्लू लाल जी कौन थे, तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता जिसकी स्थापना 1800 में हुई थी, उसमें हिंदी में भाषा मुंशी के पद पर ये कार्य थे, ये भाषा मुंशी थे वहां पर। और इन्होंने ही बच्चे प्रेम सागर ग्रंथ की रचना की। ये वह प्रेम सागर ग्रंथ है जिसमें पहली बार खड़ी बोली शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। प्रश्न आता है, खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो लल्लू लाल जी के ग्रंथ प्रेम सागर में। चौथा प्रश्न बच्चे लिखा हुआ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा था। तो बीज वपन काल किसने कहा था, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया था। तो चौथे प्रश्न का आंसर डी लगा दीजिएगा, है ना। पांचवा प्रश्न आपके सामने आ जाए कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रसिद्ध रचित चिंतामणि निबंध संग्रह है। तो आंसर क्या लगाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई। तो बच्चे काशी में हुई, यानी काशी का मतलब बनारस में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो याद रखना श्याम सुंदर दास के द्वारा हुई थी, श्याम सुंदर दास के द्वारा हुई थी। तो इसके संस्थापक कौन थे, श्याम सुंदर दास। बच्चे कब हुई, तो 1893 में हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखें बच्चे एक बार, लिखा हुआ है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हम सबको पता है कि भैया हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आठवां प्रश्न देखें क्या लिखा है, मैनी मून्स के लेखक कौन है। तो बच्चे मैनी मून्स के लेखक कौन है, लुई लमूर हैं, चार्ल्स डिकिंस हैं, विलियम शेक्सपियर हैं या जेम्स थर्बर हैं। तो मैं बता दूं कि मैनी मून्स के जो लेखक हैं वो जेम्स थर्बर हैं। आंसर क्या लगा देना, ऑप्शन डी लगा देना। अगला देखिए बच्चे प्रश्न, प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से किसे जानते हैं। तो बच्चे हम प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं। तो 9वें प्रश्न का आंसर बच्चे सभी लोग बी लगाएंगे। 10वां प्रश्न मान के चलिए आपके सामने आ जाए, प्रश्न लिखा हो, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण की गुप्त की है, तितली, भारत भारती, ठेले पर हिमालय या कंकाल। तो मैं बता दूं कि ठेले पे हिमालय तो धर्मवीर भारती की है। धर्मवीर भारती को जानते होंगे आप लोग, तो धर्मवीर भारती जी की है, तो ये तो है नहीं। कंकाल जो है वो जयशंकर की है, जयशंकर प्रसाद की है। और तितली भी जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की है। तो इसका मतलब अब जो आंसर बचेगा वो है भारत भारती। ये किसके द्वारा लिखी गई है, भारत भारती, जय भारत, ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है बच्चे, लिखा हुआ है सुमित्रानंद पंत को उनकी किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सुमित्रानंद पंत को 1968 में बच्चे हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया था। और उनकी काव्य कृति थी चिदम्बरा के लिए, है ना, चिदम्बरा के लिए। तो बच्चे आंसर ऑप्शन बी लगा देना। क्लियर है सभी लोगों को। 12वां प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है साकेत किसकी रचना है। अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, रामकुमार वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो मैं बता देता हूँ कि साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त का बच्चे क्या है, ये एक महाकाव्य है। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन बी लगाना पड़ेगा। आइए चलते हैं 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न लिखा है बच्चे, कबीरदास जी ने निम्न में से किस धारा के कवि माने जाते हैं। तो बच्चे ये जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि रहे हैं। तो आंसर इनका क्या लगाना है, ऑप्शन बी लगाना पड़ेगा। 13वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी लगाते हुए आगे बढ़ेंगे।
14वां प्रश्न क्या लिखा है बच्चे, झांसी की रानी प्रसिद्ध उपन्यास किसकी रचना है? तो झांसी की रानी जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित उपन्यास है। तो आंसर क्या लगा देंगे, आंसर ऑप्शन ए लगा देंगे। अगला है रास पंचाध्यायी किस कवि की पुस्तक है? तो रास पंचाध्यायी के लेखक जो हैं वो रहीम है खान ए खाना जिन्हें हम कहते हैं। तो आंसर क्या लगा देना, ऑप्शन ए लगा देना। क्लियर बच्चे। 16वां प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि कौन है? तो इसमें से निर्गुण भक्ति धारा के जो संत कवि हैं वो कबीरदास जी है। तो आंसर बी लगाएंगे। 17वां प्रश्न बच्चे आपसे पूछ लिया गया, कबीर के प्रमुख शिष्य कौन है? रैदास, धर्मदास, दादू या सुंदरदास? तो बच्चे याद रखना, बनारस के बहुत धनी सेठ थे जिनका नाम था धर्मदास, यही कबीरदास के प्रमुख शिष्य हैं। जबकि कबीरदास किसके शिष्य हैं? तो याद रखना कबीरदास जी जो हैं वो रामानंद के शिष्य हैं, ध्यान रखना। रैदास किसके शिष्य हैं? तो रैदास भी बच्चे रामानंद के ही शिष्य हैं, ध्यान रखना। वहीं रैदास की शिष्या कौन थी? तो याद रखना मीराबाई जो थी वो कवि रैदास की शिष्या थी। रैदास का वास्तविक नाम रविदास है, संत रविदास। अगला देखते हैं बच्चे, कवि मलिक मोहम्मद जैशी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या थी? तो पद्मावत की भाषा जो थी बच्चे वो अवधी भाषा में लिखा गया, यह सबसे बड़ा ग्रंथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पद्मावत। इसमें अलाउद्दीन खिलजी और रतन सेन की पत्नी पद्मावत के बारे में जिक्र है। 19वां प्रश्न है बच्चे, निम्न में से किस मुसलमान कवि की रचना है प्रेम चिंगारी? तो बच्चे याद रखना यह जो है वो नजफ अली के द्वारा लिखी गई रचना है, याद रखना प्रेम चिंगारी। 19वें के बाद 20वां प्रश्न आपके सामने, रामचरितमानस में कितने कांड हैं या कितने सोपान हैं? तो 7 सोपान हैं, ध्यान रखना। और रामचरितमानस की भाषा क्या है बच्चे? तो याद रखना रामचरितमानस जो लिखा गया है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो तुलसीदास जी हैं, यह भी याद रखना। आइए चलते हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को कबीराय की उपाधि दी थी? तो याद रखना ग्वालियर में जन्मे कवि सुंदरदास जी को मुगल बादशाह ने कबीर महाकवि राय की उपाधि दी थी। 22वां प्रश्न है बच्चे, लिखा हुआ है रीतिकाल के प्रमुख कवियों में कौन है? तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे, तो ये तो नहीं हो सकते। कबीरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन कवि वृंद जो हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। 22वां प्रश्न, इनमें रीतिकाल का कौन सा कवि है? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के, सुमित्रानंद पंत छायावाद के। तो बिहारी जो है वो रीतिकाल के कवि हैं, आंसर सी लगाएंगे। इसमें रीतिकाल के कवि कौन है? तो याद रखना कवि भूषण जो है वो रीतिकाल के कवि हैं, ये याद रखना है। 24वें प्रश्न का आंसर डी। 25वां प्रश्न बच्चे, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो भारतेंदु युग की जो समय सीमा है इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, 1850 से 1900 बताते हैं, 1900 के लगते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका बच्चे थोड़ा सा ये 1900 होना चाहिए था, तो 00 हो जाएगी, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। 26वां प्रश्न, प्रेम सागर किसकी रचना है? हमने अभी अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले ना, प्रेम सागर ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो लल्लू लाल जी के द्वारा लिखा है, तो आंसर ए हो जाएगा। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? किस कवि को अंचल के नाम से जानते थे? तो याद रखना अंचल जो है वो रामेश्वर शुक्ल को जानते थे, तो आंसर डी लगाना है आप लोगों को। 27वां प्रश्न आपके जैसे सामने आ गया कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा था, प्रथम रचना कौन सी थी? तो महादेवी की प्रथम वर्मा जो रचना थी वो निहार थी, याद रखना। जबकि इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो इनकी कृति यामा के लिए इनको 1982 में दिया गया था, यह भी याद रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है महादेवी वर्मा, इनको आधुनिक मीरा भी कहते हैं। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं, हमने अभी भी पढ़ा था। वहीं द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त या श्रीधर पाठक? कमेंट करके बताइए प्यारे साथियों आंसर क्या होगा। तो इसका बच्चे जो आंसर है वो मैथिली शरण गुप्त होगा, आंसर ए। 30वां प्रश्न, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? ऑप्शन ए स्टेटमेंट, बी इंडोर्समेंट, सी इनक्लोज्ड या डी नोटिफिकेशन? तो 36वें प्रश्न का आंसर बच्चे डी होगा। 39वां प्रश्न देखिए एक बार, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए था? तो एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य के अभिवादन में आपका भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका सेवक, याद रखना इसमें आपका आज्ञाकारी शिष्य आप लिख सकते हैं।
जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? याद रखना, जब व्यक्तिगत पत्र अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है तो उसको अर्धशासकीय पत्रों में गिना जाता है, तो ऑप्शन बी लगा देना। वहीं अगर आप देखेंगे 41 प्रश्न का आंसर, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को जो पत्र लिखा जाएगा वह किस श्रेणी का पत्र होगा? याद रखना बच्चे, वह जो है वो आवेदन पत्र कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आवेदन पत्र कहलाता है, आंसर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता और विनयशीलता। तो इनमें से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? याद रखना, तो जो क्रमबद्धता तो है, पत्र की विशेषता होती है, पत्र संक्षिप्तता ही होना चाहिए। प्रेषक जो है वो अलग से लिखा हुआ है। 43वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, मित्र को पत्र या संपादक के नाम पत्र। तो व्यक्तिगत पत्र जो है वो मित्र के लिए लिखा गया पत्र माना जाता है। वहीं 44 प्रश्न का आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन के एक साथ अनेक लोगों को भेजा जाए तो उसको परिपत्र कहते हैं। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संक्षेपण की बात करते हैं तो संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? हमेशा मूल पाठ का 1/3 जो है वो संक्षेपण होता है। तो बच्चे आंसर क्या करोगे? आंसर करोगे 1/3। 1/3 भाग संक्षेपण का होता है। जैसे मान के चलो कोई निबंध 150 शब्दों का है, उसका संक्षेपण आपको मात्र 40 से 50 शब्दों में लिखना होगा। यदि कोई पत्र सभी संबंधित कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे परिपत्र कहा जाता है। तो आंसर इसका डी हम बता चुके हैं। 47वां प्रश्न बच्चे, जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहां निम्न में से कौन सा अलंकार होता है? ऐसे स्थानों पर याद रखना, अर्थ अलग अलग होंगे तो यमक अलंकार होगा। अब चलते हैं 48वें प्रश्न पर। लिखा हुआ है, फूले काश सकल मह छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर हमको छोटी सी एक लाइन दिखेगी, जनु, और जनु शब्द दिखने के बाद हम लोगों को बच्चे समझना पड़ेगा कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार की एक बहुत बड़ी हिंट होती है। तो आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 49वां प्रश्न, बीती बिभारी जागरी, अंबर को पनघट कहा जा रहा है, डूबा रही तारा को घट उषा को नागरी कहा जा रहा है। यहाँ बच्चे रूपक अलंकार होगा, क्योंकि बिना तुलना के यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, इस धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। यहाँ धरा धरा 2 बार दिया हुआ है, ऊपर देखिए 3 बार लग रहा है, लेकिन इस धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। ये 2 यहाँ पर लास्ट के जो धरा धरा है वो देखो शब्दों की आवृत्ति हुई है, लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। जैसे मान के चलिए एक का अर्थ बच्चे जो है वो क्या है? पहले का अर्थ धरा का मतलब होता है पृथ्वी, और दूसरे धरा का अर्थ होता है बच्चे धरना, कहीं भी रोकना या धरना, उसको कहते हैं जैसे धरना या रख दिया बोलते हैं ना, धरना, यहाँ पर कोई चीज रख दी है। तो इस प्रकार से बच्चे इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या लगाने को हो जाएगा? तो बच्चे वो हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यमक अलंकार। क्लियर है? चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा 51वां प्रश्न, काली घटा का घमंड घटा। इसमें भी घटा घटा 2 बार आया है। पहले घटा का मतलब होता है बादल, दूसरे घटा का मतलब होता है कम होना। तो यहाँ पर भी यमक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा, यानी आंसर ऑप्शन ए लगाना है। 52वां प्रश्न आपके सामने होगा। यहाँ लिखा होगा कि श्रवण द्वार है शवरे साले सकल शरीर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ बार बार सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। एक ही वर्ण की आवृत्ति जहाँ हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसका मतलब बच्चे इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आइए चलते हैं 53वें प्रश्न पर। 53वां प्रश्न आपके सामने है। अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का अर्थ होता है प्यारे साथियों आभूषण, यानी इसका आंसर आप लोगों को सी लगाना पड़ेगा। 54वां प्रश्न बच्चे आपके सामने है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांत थी में कौन सा अलंकार है? यहाँ बच्चे उपमा अलंकार होता है। तो आंसर तुलना कराने पर उपमा अलंकार आएगा। तो यहाँ पर बच्चे तुलना हो रही है, तो आंसर क्या लगा देना? ऑप्शन ए लगा देना। 55वां प्रश्न, मेघ आए बड़े बन के सवर के, पाहुना जो आए हो गांव में शहर के। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बच्चे, जब भी कोई प्राकृतिक वस्तु मानव की तरह हाव भाव करते हुए नजर आएगी, वहां प्यारे साथियों आपको आंसर लगाना है मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार।
56वां प्रश्न बच्चे, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में आई, फिर से नई जवानी थी, बुंदेले मुँह बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे साथियों, ये वीर रस की कविता है, वीर प्रधान कविता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लगा देना। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 57वां प्रश्न कह रहा है, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है? तो याद रखना, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, यानी बच्चे आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अपने 58वें प्रश्न पर। लिखा हुआ है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, याद रखना। तो 58वें का सी आंसर लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। 59वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? मन रेतन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए, छिन में गर्भ करे काहे इतना। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? बच्चे, जहां पर मन वैराग्य की बात करता है वहां शांत रस होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शांत रस हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को? कमेंट करके बताओ, क्लियर है बात छू? चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न बच्चे देख लीजिएगा। लिखा हुआ है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इस प्रकार की जो पंक्ति हैं, इनमें रस की अगर बात करते हैं तो इसमें वीरता का पहले से ही भाव भरा हुआ है, तो यहाँ वीर रस के अलावा कोई और रस लगाना, समझ लो कि हम लोग जो है वो उल्टे जा रहे हैं, उल्टी दिशा में जा रहे हैं। सभी का आंसर बी होना चाहिए, सी होना चाहिए था, वीर रस होना चाहिए था। 61वां प्रश्न, दी गई पंक्ति में रस बताना है, यह भी बच्चे याद रखना है। वीर रस का उदाहरण है, हिमाद्री तुंग श्रृंग, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। इतने सुंदर सुंदर उदाहरण हैं बच्चे, एग्जाम में मजा आ जाए। रुद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो क्रोध होता है, ध्यान रखना, आंसर ए लगा देना। 63वां प्रश्न रस से ही है। जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा का स्थायी भाव घृणा होता है, विवित्स रस होता है, याद रखना। स्थायी भाव तो जुगुप्सा है ही, इसका रस पूछा गया है तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है, याद रखना, है ना। विभत्स रस का स्थायी भाव या तो घृणा होगा या फिर जुगुप्सा होगा। 64वां प्रश्न देखिए बच्चे, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करें भोहिन हंसें, बहन कहें नट जाएं। बच्चे, जहां पर गोपी और कृष्ण की बात हो जाए, मुरली किसकी धरी लुकाए? कृष्ण भगवान की। किसने? गोपियों ने। अब बताओ, जहां गोपियां और कृष्ण का वर्णन हो वहां प्रेम के अलावा कोई और बात हो ही नहीं सकती, तो श्रृंगार रस का मतलब ही होता है प्रेम। तो बच्चे याद रखना, श्रृंगार रस आपको लगाना पड़ेगा। 65वें प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ, किस रस को रस का राजा कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है। रसों में सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है, रसाधिपति माना जाता है श्रृंगार रस को, जिसका स्थायी भाव है रति। अगला प्रश्न भी बड़ा शानदार है। आचार्य शंकुक किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं? अभिव्यक्तिवाद, अनुमतिवाद, भुक्तिवाद या उत्पत्तिवाद। तो आचार्य शंकुक किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो बच्चे याद रखना, ये जो है वो अनुमतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ऑप्शन बी लगा देना। 66वां प्रश्न आपसे पूछा, अमरस क्या है? तो प्यारे साथियों, अमरस एक संचारी भाव है और जिसका अर्थ होता है, अमरस का अर्थ होता है बच्चे, अंदर से किसी के, जैसे होता है ना कोई घृणा या किसी के अंदर द्वेष भरा हो, उसको बोलते हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरतमुनि माने जाते हैं, तो आंसर बी लगा देना। स्थायी भाव की संख्या 33, स्थायी भाव की संख्या 8 कितनी मानी गई है? तो स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है, तो बच्चे आंसर जो है वो ऑप्शन 9 लगा देना, है ना, डी। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे आश्रयदाता कहते हैं, तो याद रखना वह आश्रय हो जाएगा, जिसके हृदय में भाव है वो आश्रय हो जाता है, तो आंसर ए। भरत के रससूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं था? तो स्थायी भाव का उल्लेख उन्होंने नहीं किया था, तो आंसर बच्चे सी लगा देना। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले कौन से आचार्य हुए? तो याद रखना, यह शब्द जो था वो, यह जो परिभाषा थी रस की, वो या काव्य की परिभाषा विश्वनाथ ने दी थी। वाक्यम रसात्मकम काव्य। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? याद रखना, स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ? वाक्य का भेद बताना है। मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ? याद रखना, मुझे बताओ
तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, और वाक्य का भेद बताना है। इसमें सरल वाक्य है, आश्रित वाक्य है, तो याद रखना इसमें जो वाक्य है, मुझे बताओ, तो इसमें बच्चे आप लोगों को जो आंसर होगा, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसमें अ, सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मुझे बताओ कि, यहाँ पर तो विभक्ति तो दे दिया है इन्होंने, मुझे बताओ। हाँ, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म और कब कहाँ हुआ है, तो बच्चे यहाँ पर मिश्र वाक्य आ जाता है, आंसर इसका डी लगाना है ना। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से वाक्य मिश्र वाक्य है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, इसमें नहीं है। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, इसमें भी नहीं है। वह पुस्तक काम की थी, इसमें भी नहीं है। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी है ना। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार, तो याद रखना ये विधानवाचक वाक्य है, आंसर बी लगा देना। निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है। रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र दिया, नहीं है। उससे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, ये भी देखते हैं। उसे मान लिया कि दोष उसका है, मेरा मित्र आया, उसने मान लिया कि दोष उसका है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 78वां प्रश्न आपके सामने है। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि आदि जुड़ते हैं वहां संयुक्त वाक्य होता है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो याद रखना वह आया और गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बच्चे, लिखा हुआ है निम्न में से उचित शब्द का चयन करेंगे। औद्योगिक की शुद्ध वर्तनी क्या होती है, तो याद रखना औद्योगिक ऐसे लिखा जाता है, तो मुझे लगता है इसकी शुद्ध वर्तनी जो है वो ऑप्शन डी में है। 41वां प्रश्न, ब्राह्मण की शुद्ध वर्तनी कौन सी होती है बच्चे, तो याद रखना ब्राह्मण ऐसे लिखा जाता है, जो कि आपका जो है वो ऑप्शन ब्राह्मण, ऑप्शन आपका बी में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। 82वें प्रश्न की शुद्ध वर्तनी बताइए कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो कवित्री कैसे लिखते हैं, तो आंसर ए ही सही है, बाकी के तो सारे के सारे गलत है। तो 82वें प्रश्न का आंसर आप ए लगाएंगे सभी लोग, है ना। 83वां प्रश्न जो है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी शुश्रूषा कैसे लिखा जाता है, तो शुश्रूषा ऐसे लिखा जाता है, यानी आपका जो है वो ऑप्शन ए सही होगा केवल। 84वां प्रश्न, इनमें से उच्छृंखल की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो याद रखना बच्चे इसमें उच्छृंखल जो है वो सभी में सही लिखा है। उच्छृंखल की शुद्ध वर्तनी यही होती है, तो इसमें जैसे ये लिखा हुआ है ना वो सब में सही है ना। तो मुझे लगता है कि इसके चारों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि कंप्यूटर महोदय इसको टाइप ही नहीं कर पाए। कितना खतरनाक वर्ड है। उच्छृंखल का मतलब अगर कोई पूछे तो बताना, उद्दंड बालक जो होता है उसको उच्छृंखल कहते हैं। एक ही वर्तनी शुद्ध है, आपको बतानी है कौन सी है। क्लिष्ट ऐसे नहीं लिखते हैं, है ना, और षट दर्शन नहीं होते, षड दर्शन होते हैं, है ना। और अनधन अपेक्षित होता है, तो यहाँ पर्यवासन, पर्यधन, अ, परिधन, अवसान होता है, तो परिधन अवसान में पर्यवसान हो जाएगा, यानी डी आंसर इसमें सही है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ज्योत्सना की गलत है, श्रृंगार उज्ज्वल सही है, अध्यात्म और श्रृंगार, ठीक है। तो श्रृंगार की भी थोड़ी सी गलत है, इसमें दो ही सही हैं, दो गलत हैं। श्रृंगार की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो ऐसे होती है, यानी यहाँ दो री नहीं आनी चाहिए, एक ही आनी चाहिए थी, तो दो गलत है इसमें। 87वां प्रश्न है बच्चे, लिखा है तो प्रागैतिहासिक कैसे लिखते हैं, तो याद रखना अ, प्राक शब्द होता है धन, ऐतिहासिक होता है, तो ये गा हो जाता है और इस पे आई की मात्रा आ जाती है, तो प्रागैतिहासिक हो जाएगा। और इस प्रकार की अगर शब्दावली का प्रयोग देखोगे आप, तो आपको ऑप्शन बी में मिल जाएगा, तो बी आंसर आप लोग लगा दें। 87वें के बाद बच्चे 88वां प्रश्न है। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वो पहचानना है, तो द्वारिका गलत लिखा है, बाकी का अहल्या सही लिखा है, आर्द्र सही लिखा है, प्रव्रज्या सही लिखा है। द्वारिका ऐसे लिखा जाता है, याद रखना, ई की मात्रा नहीं आती, तो 88वें प्रश्न का आंसर जो है बच्चे वो ए हो जाएगा। अब देखते हैं 89वां प्रश्न क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी,
तो शमशान ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब इसकी शुद्ध वर्तनी जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगी। 90वें प्रश्न का आंसर, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द की अगर मैं बात करता हूँ तो माधुर्य सही लिखा है, व्याप्त सही लिखा है, लेकिन प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। बाकी का प्रादेशिक सही लिखा है, तो आंसर ऑप्शन डी लगाना पड़ेगा आपको। तो आंसर बच्चे ऑप्शन डी हो जाएगा। 91वां प्रश्न देखिए, शुद्ध शब्द कौन सा है? चिन्ह, कृपया, दवाई या निर्भर। तो यहाँ पर बच्चे चिन्ह गलत लिखा है, कृपया गलत लिखा है, दवाइयाँ गलत लिखा है, निर्भर सही लिखा हुआ है। बाकी का दवाइयाँ जो है वो ऐसे लिखा जाता है छोटी के साथ, कृपया ऐसे लिखा जाता है पूरा पूरा, और चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। तो आंसर डी सही होगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इस कहावत का अर्थ क्या होता है? स्वयं ही सब कार्य करना आवश्यक है, मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग दिखता है। नहीं, स्वयं ही कार्य करना आवश्यक होता है। बी आंसर लगा देना। 93 पे प्रश्न, अंग अंग फूले न समाने का मतलब होता है बहुत खुशी होना, यानी बहुत आनंदित होना। तो आंसर इसका सी लगा देना। 94 प्रश्न, अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। तो मुझे लगता है आंसर हो जाएगा एक ही सहारा। 94 का डी आंसर हो जाएगा। 95 प्रश्न देखिए, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रेम होना। आंसर ए। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। नहीं, भ्रम को दूर कर दिया। आंखें खोलने का मतलब होता है जो भ्रम था वो दूर कर दिया। आसमान फट जाना मतलब मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ना, अचानक आफत आना। तो आंसर डी। अकल का दुश्मन का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बड़ा मूर्ख हो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। गांठ का पूरे का मतलब होता है बहुत ज्यादा कंजूस जिसको बोलते हैं, गांठ का पूरा है वो। इसका मतलब दुकानदार मालदार लापरवाह है, आंख का अंधा लेकिन गांठ का पूरा। हाँ, दुकानदार लापरवाह या मालदार पैसे वाला है भाई। आंसर डी लगा देना। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना मतलब होता है गुप्त मंत्रणा होना। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का जो स्थान है उसको अंतरिक्ष कहा जाता है। 102वां प्रश्न बताओ बच्चे, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको बोलते हैं अप्रमेय या अप्रमाणिक। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको बोलते हैं अप्रमेय। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहते हैं बच्चे? उसको कहा जाता है गरीब नहीं, दरिद्र नहीं, अकिंचन कहा जाता है। आंसर बी लगाना। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी को क्या कहते हैं? गुरुकुलवासी नहीं, छात्रवासी नहीं, श्रमवासी नहीं, अंतेवासी कहा जाता है। आंसर सी लगाना। 105वां प्रश्न आपके सामने है बच्चे, दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता करे मैं कुशलता हासिल करता हूँ उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आंसू कवि कहा जाता है। बच्चे आप जो पढ़ रहे हैं ना, बहुत फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, मुझे पता है आपका इस समय एक एक सेकंड कीमती है, जिसमें मोबाइल डाटा का भी आपको उपयोग करना है, मोबाइल भी बहुत कम चलाना है। इसलिए मैं आपको 200 प्रश्न जो है वो मात्र आधे घंटे के अंदर या 40 मिनट के अंदर कराने वाला हूँ, है ना? क्योंकि ये कर्म हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कृष्ण ने अच्छी बात कही, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कर्म तुम्हारा कल होगा, अगर कर्म तुम्हारा सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, है ना? वो खुद कहते हैं हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वह उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वह उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। याद रखना, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा चलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम मानव के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी, ज्यादा समय लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा।
हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा साथियों। तो इसीलिए पूरी जोर से मेहनत करिए, दम से मेहनत करिए, ये मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। तो चलते हैं अब हम हमारे 106वें प्रश्न पर, थोड़ा-सा फास्टली चलेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को अब वो समय मिले। आप केवल क्विक रिवीजन करिए। जो मापा ना जा सके बच्चे उसके लिए शब्द बताएँ, तो याद रखना जिसको नहीं मापा जाता उसको अपरिमेय कहा जाता है, आंसर ए लगाएँगे। अगला प्रश्न देखिए 107वां प्रश्न है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। अनियमित का मतलब होता है जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमानुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, याद रखना जिसका निवारण ना हो सके। अनियमित का मतलब होता है जो नियमानुकूल ना हो। डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 108वां प्रश्न, आहूत और आहूत शब्द का मतलब क्या होता है बच्चे? आहूत का मतलब होता है यज्ञ या हवन, आहूत का मतलब होता है किसी का बुलावना, है ना? तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 109वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? हंस की जगह, तो हंस किस किस को बोलते हैं? श्वेत को बोलते हैं, योगी को और सूर्य को। अमृत को नहीं बोलते, तो अमृत की जगह नहीं किया जा सकता, तो आंसर डी लगा देंगे। वर्ण का अर्थ क्या होता है हम सब जानते हैं। वर्ण का अर्थ जो है वो अक्षर नहीं होता। अक्षर होता है बिल्कुल होता है, रंग होता है बिल्कुल होता है, जाति होती है बिल्कुल होती है, लेकिन सुंदर नहीं होता। डी आंसर लगाएंगे। चिरंतन शब्द का विलोम क्या होता है? चिरंतन का होता है नश्वर, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बच्चे डी हो जाएगा, नश्वर। विश्लेषण का संश्लेषण विलोम होता है, तो आंसर क्या लगाएंगे बच्चे हम लोग? संश्लेषण लगाएंगे, आंसर सी हो जाएगा, संश्लेषण विश्लेषण का विलोम होता है। 113वां प्रश्न देखो बच्चे, गुप्त का विलोम क्या होता है? गुप्त का होता है प्रकट, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चे हमारा जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 114वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 115वां प्रश्न है बच्चे, समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो समष्टि का विलोम व्यष्टि, समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है, तो आंसर सी लगाना पड़ेगा। अवर का विलोम पूछा है बच्चे, अवर का विलोम प्रवर होता है, प्रवर माने श्रेष्ठ होता है, सी आंसर लगा देना। क्षणिक का विलोम ऑप्शन ए शाश्वत होगा, सभी को पता था, रिवीजन करते जाओ फटाफट से सभी लोग। 118वां प्रश्न, समष्टि का विलोम हमने अभी अभी पढ़ा था, समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है, तो व्यष्टि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, हमने इसको रिपीट कर दिया क्वेश्चन को। 119वां प्रश्न बच्चे, उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष होता है, आंसर बी आपको साफ साफ दिख जाएगा, बी आंसर लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। 120वां प्रश्न बच्चे, क्षणिक शब्द का विरोधी का होता है, क्षणिक का मतलब होता है पल भर में नष्ट होने वाली चीज, जिसका विलोम शाश्वत हो जाएगा, आंसर ए लगाते हुए आगे बढ़े। 121वां प्रश्न लिखा है, अधोलिखित विलोम शब्द के युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? प्रसारण का संकुचन होता है बिल्कुल, ओजस्वी का निस्तेज होता है, देहाती का शहरी होता है, लेकिन भिज्ञ का सभिज्ञ नहीं होता, भिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ होता है या अभिज्ञ नहीं, अनभिज्ञ होगा, तो सी आंसर गलत कर देना। जीवनदायिनी का बच्चे प्राण, जीवनदायिनी का प्राणघातनी होगा, तो आंसर क्या लगा देंगे इसका? ऑप्शन ए लगा देंगे। अमूर्त का विलोम मूर्त होता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर इसका भी ऑप्शन ए लगा देंगे। नैसर्गिक का विलोम बच्चे क्या होता है? तो नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, तो आंसर इसका सी लगा देंगे, क्योंकि नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक और कृत्रिम का मतलब होता है नकली। उन्मूलन का विलोम रोपण होता है, तो इसका आंसर बच्चे सी आ जाएगा। 126वां प्रश्न, श्री गणेश का विलोम क्या होता है? तो श्री गणेश का विलोम बच्चे इतिश्री होता है, तो आंसर ऑप्शन ए लगा देंगे। 127वां प्रश्न, आमिष का विलोम, आमिष का मतलब होता है मांसाहारी, तो इसका हो जाएगा निरामिष यानी शाकाहारी, जो मांस नहीं खाता। अंतरंग का विलोम बहिरंग होता है, बहिरंग ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। 129वां प्रश्न है बच्चे, क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत है, उसका चयन कीजिए। रोष माने होता है अमर्ष और स्वत्व और कोप, तो याद रखना इसमें से स्वत्व माने गुस्सा नहीं होती, क्रोध नहीं होता। क्रोध का पर्यायवाची पूछ लिया आपसे, क्रोध का पर्यायवाची शब्द अमर्ष होता है, आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। 31वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, शतदल,
सरसेज और अमीय, अमीय शब्द अमृत का पर्यायवाची होता है, तो आंसर डी लगाएंगे। 132वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? तो कौमुदी बोलते हैं चंद्रमा को, चांदनी को, तो आंसर क्या हो जाएगा? चांदनी हो जाएगा, याद रखना, ऑप्शन ए लगा देना। चंद्रहास तलवार को बोलते हैं। 133वां प्रश्न, बच्चे पर्यायवाची बताना है। ऋतुपति किसे कहते हैं? ऋतुपति कहते हैं मधुमास को, बसंत को, सूर्य को, वर्ष को। याद रखना बच्चे, मधुमास को कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चे लिखा हुआ है, अरण्य माने जंगल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? याद रखना, यहाँ पर जो सुरभोग लिखा है ये देवता का पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची है, तो आंसर डी लगाएंगे। 135वां प्रश्न, उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी। पूर्णतः की जगह क्या लगाएंगे? उसकी शिकायत प्रत्यक्षर या प्रक्षर, अक्षरस, अक्षरस आता है शब्द, याद रखना, ऑप्शन सी। 136वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में अकुलाना का समानार्थी शब्द क्या होता है? अकुलाना व्याकुल होने को बोलते हैं, आंसर डी। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है, आंसर ए लगाएंगे। 138वां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, आंसर ए लगाइए। 139वां प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश भाषा से हुआ है, तो आंसर क्या लगाएंगे बच्चे? आंसर ऑप्शन ए लगाएंगे। अगला प्रश्न, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक जानी जाती है? तो हिंदी की ब्रजभाषा को हम काव्य भाषा के रूप में सबसे ज्यादा जानते हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 141वां प्रश्न, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आंसर सी। 142वां प्रश्न, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप किस बोली को माना जाता है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? तो आंसर हो जाएगा खड़ी बोली को हिंदी का वर्तमान में प्रचलित रूप माना जाता है, आंसर सी। 43वां प्रश्न बच्चे, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो छत्तीसगढ़ पूर्व में पड़ता है, इसलिए यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, आंसर ए। 144वां प्रश्न, भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य का गठन हुआ था बच्चे? तो 1953 में पहली बार भाषाई आधार पर गठित हुआ प्रदेश जो था वो आंध्र प्रदेश बना, आंसर डी। बघेली बोली भी पूरब का क्षेत्र पड़ता है, तो यह भी पूर्वी हिंदी से आएगी, तो आंसर इसका भी बी हो जाएगा, तो पूर्वी हिंदी आंसर बी लगाना पड़ेगा बच्चे। 145वें के बाद 140वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चे? डी। 147वां प्रश्न, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? तो हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत भाषा को माना जाता है, तो आंसर क्या लगाओगे? ए। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी कहाँ आयोजित किया गया था? तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपके न्यूयॉर्क शहर में आयोजित हुआ था। ज्ञा को वर्णमाला में क्या कहा जाता है? तो बच्चे ज्ञा वर्ण जो है वो संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है, सभी को पता होगा। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, कौन कौन से? क्षेत्र ज्ञा, क्षेत्र ज्ञा और श्रा, ये होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन, यानी ऑप्शन ए। 150वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ण जो है वो स्पर्श संघर्षी कहलाता है? स्पर्श संघर्षी होते हैं चा, छा, जा और झा, इनमें से कोई दिया है क्या? आंसर में साफ साफ झा दिख रहा है, तो आंसर ऑप्शन ए लगा देंगे। 151वां प्रश्न बच्चे, लिखा हुआ स्पर्श संघर्षी व्यंजन चा, छा, जा, झा में कोई दिख रहा है क्या? आपको साफ साफ दिख रहा होगा जा, तो आंसर जा लगा देना। आगे बढ़िएगा। 152वां प्रश्न, लिखा हुआ है भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, आंसर ऑप्शन बी लगाएंगे। 153वां प्रश्न, ए के उच्चारण स्थान का बताओ कहाँ से होता है? तो बच्चे कंठ तालव्य से उच्चारित होते हैं, ए और आई दोनों, ए और आई दोनों। 154वां प्रश्न, लिखा हुआ निम्न में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ वर्ण होते हैं या, रा, ला और वा, इनमें से देख लो कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हा अलग से दिख रहा है, हटाओ इसको, आंसर लगाओ बी। 155वां प्रश्न, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो याद रखना यह पार्श्विक ध्वनि कहलाती है, तो देख लो कहीं अगर पार्श्विक लिखा है तो आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन ए।
156वां प्रश्न, ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है? ओष्ठ ध्वनियों में आती हैं पा, फा, बा, भा और मा। पा, फा, बा, भा और मा, ये 5 आती हैं। इनमें से देख लो ऐसी, तो याद रखना इसमें आ भी है, आ भी है, बा भी है, मा भी है, ये वाला नहीं है। ऊ, ऊ तो है ओष्ठ ध्वनि, ये कंठ से बोला जाता है आ। डी आंसर लगाओ 56वें प्रश्न का। 157वें प्रश्न का, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण इसमें से एक ही है, ऊ। कंठ तालव्य कौन से हैं? ए, ऐ। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मैंने अभी भी पढ़ाया था ना आपको, ऑप्शन सी हो जाएगा। 159वां प्रश्न लिखा हुआ है, हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी में ध्वनियों के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होती है स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। तो यह भी पता होना चाहिए था। 160वें प्रश्न का आंसर बताओ, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? आंसर ए में लिखा है गुरुजी, आंसर लगाओ ऑप्शन ए। 161वां प्रश्न, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, आंसर डी लगाओ। 162वां प्रश्न, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है? 52। तो 52 देखो किस ऑप्शन में लिखी हुई है, आंसर सी लगा देना। 163वां प्रश्न, बच्चे लिखा है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं। इनमें से ऑप्शन देख लीजिएगा, दीर्घ स्वर कौन सा है? अब इसमें से दीर्घ स्वर में भी बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इनमें से जो महत्वपूर्ण दीर्घ स्वर होते हैं, ये वो 3 होते हैं, ये वाले। नीचे वाले जो होते हैं वो संयुक्त स्वर में जाते हैं। इसका मतलब आंसर जो आएगा इसमें बड़ा आ आएगा अकेला। ठीक है, बाकी के जो नीचे के स्वर हो जाएंगे, ये दीर्घ स्वर तो हैं, लेकिन दीर्घ स्वर के साथ साथ ही संयुक्त स्वर भी हैं, इसीलिए इनको उसने अलग कर रखा है। अगला प्रश्न देखें, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? तो अभी अभी पढ़े थे ना हमने, संयुक्त स्वर 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ, डी आंसर हो जाएगा। 165वां प्रश्न मजेदार प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर बच्चे 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है ना। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? ये स्वर होते हैं। अगला प्रश्न, पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? तो पुस्तकीय बन जाएगा। आंसर सी। 168वां प्रश्न बच्चे लिखा हुआ है, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? लड़का बहुत पढ़ रहा है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, आप बहुत ईमानदार हैं। तो याद रखना, मेरे घर की छत टपकती है, यहाँ पर जो कटवा चुका है, खेत कटवाना, किसान खेत कटवा चुका यानी खुद नहीं काटे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है? नई शब्द विशेषण है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 170वां, मुझे 2 दर्जन केले दो में प्रयुक्त विशेषण है, याद रखना संख्यावाचक, गुणवाचक। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुणवाचक। मुझे 2 दर्जन केले दो, कालबोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, तो संख्यावाचक हो जाएगा। 171वां प्रश्न, वह धीरे धीरे टहला था, अब इसमें धीरे धीरे शब्द क्या है? तो धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 171वां प्रश्न लिखा हुआ है बच्चे, प्रामीण बहुत बड़े और ऊंचे हैं में कितने विशेषण हैं? तो प्रामीण बहुत बड़े और ऊंचे हैं में प्रामीण बहुत बड़े और ऊंचे 2 विशेषण हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। आंसर बच्चे इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 174वां प्रश्न, एक वन में खूंखार शेर रहता था, इस वाक्य में विशेषण क्या है? एक वन में खूंखार शेर रहता था, तो खूंखार क्या है? इसमें विशेषण है। 175वां प्रश्न, साहस शब्द क्या है? क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण या भाववाचक संज्ञा? तो साहसी तो बच्चे हो जाएगा विशेषण, और साहस जो है वो एक भाववाचक संज्ञा होती है, तो आंसर इसका डी लगाएंगे। खुशी शब्द क्या है? तो खुशी भी भाववाचक संज्ञा होती है। खुशी जैसे आ, खुश किस्मत है या खुशी है, तो इस बच्चे याद रखना, जैसे आपने कहा अम, खुशी जो है वो भाववाचक संज्ञा में आएगी, आंसर इसका ऑप्शन ए लगा देना। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द आप क्या है? ये सर्वनाम है बच्चे।
और आखिरी प्रश्न आज का है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा होती है। बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा होती है, आंसर बी लगा देना। तो ये थे आपके 178 प्रश्न जो मुझे लगता है कंप्लीट हुए। आशा है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो कमेंट करके बताइए कि आज की ये मैराथन क्लास कैसी रही। बहुत ही फास्टली प्रश्न कराए हैं, 45 मिनट्स में आपके कंप्लीट हुए हैं 178 प्रश्न, लगभग 200 के आसपास प्रश्न। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक।